नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 इकाई 8 राजा का हिस्सा पढ़ेंगे। राजा का हिस्सा एक कहानी है। इस कहानी में जो एक राजा है वह प्रजावत्सल, प्रजावत्सल का मतलब होता है प्रजा का प्रेमी, कि जो उनकी प्रजा है उनकी प्रजा की देखभाल करने वाला। तो यहाँ इस कहानी में जो प्रजावत्सल राजा है उनका वर्णन किया गया है। तो इस राजा को प्रजावत्सल क्यों कहा गया है, तो इस कहानी में, इस रोचक कहानी में बताया गया है। और इस कहानी का जो हेडिंग दिया गया है वो राजा का हिस्सा, यानी कि कहानी का जो हेडिंग है राजा का हिस्सा क्यों दिया गया है, तो इस कहानी है वह बड़ी रोमांच है। और यहाँ जो राजा है वह कैसे प्रजावत्सल है, ये बात बताई गई है कि जो राज्य का राजा है वह न केवल राजा होकर वह प्रजा का रखवाला भी है। तो यहाँ इस कहानी में राजा ने जो अपनी प्रजा है उस प्रजा की जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों को हमेशा कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद की है और उस कठिनाइयों को दूर किया है। और जब भी वह अपनी जो प्रजा है उनकी कठिनाइयों को देखता था तो उनकी मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। इसीलिए यहाँ जिस कहानी में जो राजा है उस राजा को प्रजावत्सल राजा कहा गया है। तो ये जो राजा का हिस्सा कहानी है, ये कहानी में राजा भोज की बात बताई गई है। ठीक है, तो राजा भोज को यहाँ इस कहानी में प्रजावत्सल बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो राजा भोज है वो इस कहानी में प्रजा की कैसे कठिनाइयाँ दूर करते हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करके प्रजा की कैसे देखभाल करते हैं, तो और एक प्रजावत्सल राजा कैसे कहलाते हैं, तो इस कहानी में हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ ध्यान देना, कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल मीन्स, प्रजावत्सल का मतलब होता है प्रजा प्रेमी। ठीक है, राजा का समानार्थी शब्द होगा नृप, उसे नृप भी कहा जाएगा। राजा प्रजा की कठिनाइयों, कठिनाइयों का मतलब होता है मुश्किलियाँ। हमेशा जब भी वह उसको कठिनाइयों में देखते तो हमेशा उसकी मदद के लिए वह तत्पर, तत्पर माने कि तैयार, यानी कि वे तैयार रहते हैं। तो कहानी को हम देखेंगे अब। हर एक लाइन पर छात्र ध्यान देना। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल का मतलब हमने जाना, प्रजावत्सल मीन्स प्रजा प्रेमी। वे स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद, स्वयं राज्य में घूम घूम कर का मतलब होता है फिर कर, प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यानी कि राजा भोज बड़े प्रजावत्सल प्रजा प्रेमी राजा थे। वह राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को, मुश्किलों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव यानी कि समय पर, यथासंभव वह उस समय पर दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मीन्स घूमना, यानी कि एक दिन अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। वे भ्रमण करते करते राजधानी से बहुत दूर निकल गए, यानी कि वे राज्य का भ्रमण करते करते वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, यानी उन्होंने दूर से देखा कि एक किसान जो खेत में हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। यानी कि जो राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे
और भ्रमण करते करते वे राजधानी से दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरी बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। छात्र, हल यानी कि जो जो खेत में જોતને की जो काम किया जाता है, ગુજરાતીમાં એને કેવું ખેડવું, બરાબર, ખેડવાનું काम, बराबर। तो जोतने का काम करता है उसे हल कहा जाता है। तो उसकी जो पत्नी है, उसकी स्त्री, वह हल खींच रही है। आगे, राजा भोज ने, यानी कि उसकी पत्नी जो हल खींच रही थी, यह दृश्य राजा भोज ने रथ को और किसान के पास जाकर कहा। यानी कि उसकी जो स्त्री है वह हल खींच रही थी, तो राजा भोज ने यह देखा और अपना रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, यानी कि अच्छे आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। अत्याचार का मतलब होता है जुल्म, यानी कि भले आदमी, अच्छे आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, कि कहीं स्त्री को कोई हल में जोतता है। तुम ये क्या जुल्म कर रहे हो। आगे, तब वो किसान है, वह किसान राजा को बताता है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। यानी कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल लाने के लिए या खरीदने के लिए मेरे पास धन या पैसा नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। यानी कि जैसे ही राजा ने कहा कि अरे भले आदमी, तुम ये क्या जुल्म कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तब कि कोई अपनी स्त्री को या पत्नी को हल में जोतता है, तब किसान बताता है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या। ये कहकर किसान पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से अपने कार्य में लग गया। यानी कि फिर से वह अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। यानी कि किसान को नहीं पता था कि मेरे साथ बात करने वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। यानी कि राजा ने फिर से कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। यानी कि किसान कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। यानी कि किसान कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज 53 पर देखेंगे तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। यानी कि किसान ने जैसे कहा वैसे राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। यानी कि अपने काम के प्रति, यानी कि किसान जो काम कर रहा था, उस किसान के काम के प्रति उसकी लगन, यानी कि उसकी धैर्यता देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, यानी कि उत्साह हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। राजा ने कहा कि अरे आदमी, इस प्रकार तो, इस अच्छे आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यानी कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी वह घर का। तब किसान बताता है, यानी कि किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यानी कि किसान ने कहा कि फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूं। यानी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो, किसान बोला। यानी कि मगर मैं तुम्हारे साथ बैल लेने आऊँ तब तक मुझे मेरा काम रोकना पड़ेगा। एक काम करो, तुम ही बैल ला दो,
यानी किसान बोला। तब राजा ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। यानी कि राजा ने किसान से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी। यानी कि वे मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। यानी कि राजा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा काम नहीं रोकना है, तो ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ हल में जोतता हूँ। राजा ने कहा। किसान एक इस बात पर राजी हो गया। यानी कि इस बात पर किसान राजी हो गया, खुश हो गया। राजा भोज हल में जुट गए। यानी कि राजा भोज है वो हल में जुड़ गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। और किसान की जो पत्नी है वह रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। यानी कि उसने रानी को सारी बात बताई जो किसान और राजा के बीच हुई थी। ठीक है, आगे रानी ने पूरी बात सुनकर कहा। यानी कि रानी ने पहले पूरी बात उनकी सुनी और कहा, तुम्हारा बेल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा। यानी कि रानी ने कहा, तुम्हारा जो बेल है वो कमज़ोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। यानी कि इसलिए तुम हमारे दोनों ही बेल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। यानी कि किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। यानी किसान बहुत खुश हुआ। प्रसन्न का मतलब होता है खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। यानी कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, दिक्कत मीन्स मुश्किली, अगर तुम्हें कोई भी मुश्किली हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। यानी कि ऐसा कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया, उसको बताया कि मैं राजा भोज हूँ। यह सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो अब पेज नंबर 54 पर सब देखेंगे। तो शर्मिंदा हो गया, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। यानी कि उसने यह सुनते ही राजा से बार बार क्षमा याचना, माफ़ी मांगी। राजा भोज प्रसन्न होकर, यानी कि राजा भोज खुश होकर वापस चल दिए। यानी कि खुश होकर वह वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। यानी कि इस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। यानी कि अच्छी प्रकार के गेहूं उगे थे। यानी कि जब राजा का नाम सुनते ही उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, याचना मांगी, माफ़ी मांगी, तब राजा प्रसन्न होकर वहाँ से वापस चल दिए। यानी कि चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी कि वह बहुत, उनको आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में, जितने भाग में राजा भोज ने हल चलाया था या जोता जुड़े थे वह राजा भोज, उस हिस्से में मोती उगे थे। और बाकी के जो हिस्से, बाकी का जो भाग है उसकी पत्नी के साथ हल जोता था, उसमें किस्म के गेहूं उगे थे। किस्म माने कि उम्दा प्रकार के, अच्छे प्रकार के, उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे। ठीक है, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। यानी कि किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और बाद में किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए। यानी कि सारे जो मोती थे वो राजा भोज के पास जाकर, राज्य में जाकर राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया और राजा को सारी बात बताई। ठीक है, और राजा ने कहा
सारी बात बताई तो राजा ने सारी बात सुनी और राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, यानी कि जो ये मोती है वह तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, यानी कि इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने अधिकार में यानी कि तुम्हारे पास ही रखो, इस पर मेरा हक जरा भी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे खेत में हुआ है, यह तुम्हारा ही है। तब किसान कहता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, यानी कि नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी कि आपके ही मेहनत का ये फल है, प्रताप मीन्स फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, यानी कि इसलिए मैं उसे नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की राजा से, यानी कि जब राजा ने कहा कि मोती तुम्हारे खेत में होंगे हैं, इसलिए उस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम रखो। तब किसान बोला, नहीं महाराज, यह आपकी मेहनत का ही फल है, यानी परिश्रम का प्रताप है, आपके मेहनत का फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले, यानी कि अनाज के जो भंडार है उनमें जमा कर ले, और जो गरीब है उन गरीब लोगों में बांटिए, उनकी भलाई के लिए काम में लीजिए। ऐसी किसान ने राजा से प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए, यानी कि किसान की बात सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए, और उन्होंने सारे मोती स्वीकार कर लिए और राजकोष में जमा कर लिए। ठीक है, तो ऐसे थे राजा भोज प्रजावत्सल और उनकी प्रजा भी, यानी कि किसान को हमने देखा कि उनके खेत में मोती उगे थे, फिर भी उन्होंने राजा के हिस्से को बांधकर उन्हें ये सारे मोती राजा के राजकोष में गरीबों के लिए दे दिया। ठीक है, जैसा प्रजा वैसा राजा। ठीक है, जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है, तो यहाँ शब्दार्थ है, ये सारे शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सभी को लिखना है। जब भी मैंने लेसन एक्सप्लेन किया तो सभी का जो मीनिंग है वो मैंने बताया। प्रजावत्सल मीन्स प्रजा प्रेमी, स्वयं मीन्स खुद, यथासंभव मीन्स जो संभव है वह, भ्रमण मीन्स घूमना, अत्याचार का मतलब होता है जुल्म, पुनः मीन्स फिर से, दोबारा, थकावट का मतलब होता है थकना, कमजोर का मतलब होता है निर्बल, अशक्त, दिक्कत का मतलब होता है बाधा, परेशानी, मुश्किल भी कर सकते हैं, उम्दा किस्म मीन्स उत्तम प्रकार के। ठीक है, तो ये अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास में जो दिया गया है वो अभ्यास में जो संवाद है वो संवाद किसने किसको कहा, ये अपनी नोटबुक में आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखना है, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो यह राजा भोज किसान को कहता है, इसका आंसर है। ठीक है, तो सार बाकी के आपको अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़कर आपको इनके आंसर लिखना है, किसने किसे कहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 2 है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो आपको सिर्फ इसमें पढ़ना ही है, चर्चा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एक बार ये जरूर पढ़ना है। एक एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ आपको। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो संयुक्त मीन संयुक्ताक्षर का मतलब होता है संधि। ठीक है, ध और द प्लस य इज इक्वल टू विद्यालय। ठीक है, तो ऐसे यहाँ कई एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में ये पढ़ना है और नोटबुक में लिखना है। तीसरा है प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न के उत्तर हैं वो मैं आपकी जो वर्कबुक में दूंगा, आप PDF, तो आप वर्कबुक में से आप ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, सारे आंसर वर्कबुक में दिए गए हैं उनके, तो मैं जब भी वर्कबुक रखूँगा तो आप वर्कबुक में लिख देना। स्वाध्याय है, स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो भी आपको वर्कबुक में दिए गए हैं, तो वर्कबुक में से आपको ये स्वाध्याय के सारे प्रश्न हैं वो लिखने हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो आप लेसन में से राजा भोज के बारे में 5-6 सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखना है। तीसरा है सही जोड़ मिलाइए,
यानी कि सही जोड़ मिलाने की जो मुहावरा है, ये मुहावरा दिया गया है, उन मुहावरों के सामने जो सही है वह आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो पहला है कि आँख खुलना। आँख खुलना, आँख खुलना का जो जवाब है वह सही बात का ज्ञान होना। ठीक है, आँख लगना, आँख लगना, तो उसका जो जवाब है वह है एकदम से सो जाना। आँख लगना मीन्स एकदम से सो जाना। आँख चुराना, आँख चुराना का मतलब होता है सही बात से टल जाना, यानी कि उसका जवाब है आँख चुराना तो सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, आँख दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना। आँखों का तारा होना मीन्स आँखों का तारा होना कई बार सीखे हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति होना। आँखों में चमक आना, उसका मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, तो ये सारे आंसर मैंने जोड़ दिए हैं, तो अपनी नोटबुक में भी आपको लिखना है। ठीक है, उपयुक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि ये आपको सिर्फ लिखना है, उसके आंसर ही, प्रयोग तो उनका जो सेंटेंस है वो नहीं लिखना है। पांचवा है निम्नलिखित शब्द विशेषण उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि शब्द विशेषण है उनके शब्दों का वाक्य में, यानी कि सेंटेंस बनाने हैं। जो पूरा है उनका आपको सेंटेंस बनाना है, यानी कि सेंटेंस बनाने के साथ साथ आपको पता भी चलेगा कि जो विशेषण हैं, यानी कि जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, एक प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती, ये शब्द लेकर आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में लिखे, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया गया है, किसान के पास एक बैल था, यानी कि पहला एग्जाम्पल हो गया। राजा बहुत बड़े प्रजावत्सल थे। ठीक है, ऐसे आपको सारे जो वर्ड्स हैं उसके सेंटेंस बनाने हैं। छठा है नीचे दिए चित्र का वर्णन कीजिए, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ये छठी एक्सरसाइज है, आपको उसका वर्णन नहीं करना है, ये क्लास में किया जाएगा। ठीक है, सातवां है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, मीन्स गुजराती में उनका अनुवाद करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये जो पैराग्राफ है उसका आपको गुजराती में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो गुजराती में ट्रांसलेशन करके आपको लिखना है। तो पहले पढ़ेंगे, राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, यानी कि गुजराती में એવું થાય કે રાજા ભોજે પોતાના રથને રોક્યો અને કિસાનની પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી यानी कि सारा मानस, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, यानी कि तू आ शू अत्याचार करी રહ્યો છે। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, यानी कि भला कोई स्त्री ने हल में जोड़े छे। ठीक है, ब है बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में रखिए, यानी कि शब्दकोश के क्रम में मैंने बताया है विद्यार्थियों कि जो बॉक्स में है उसे कैसे आप शब्दकोश के क्रम में लिख सकते हो। पहले स्वर लेना है और बाद में व्यंजन। ठीक है, स्वर अगर कोई दिया गया है तो हम पहले स्वर लेंगे। ठीक है, कोई स्वर नहीं है, ठीक है, तो स्वर नहीं है तो व्यंजन पे जाएंगे। व्यंजन में पहला क्या आएगा, क, तो ये यहाँ क है तो उससे लेंगे किसान। ठीक है, तो ऐसे ये जो सारे शब्द हैं वो हम शब्दकोश के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए ये जो सारे जो शब्द हैं एक के बाद एक देखेंगे हम। ठीक है, पहला वर्ड है किसान, दूसरा है खेत, क और ख। ठीक है, तो दूसरा आएगा खेत, ख, फिर ग नहीं है, च नहीं, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प। प का मतलब होता है प्रसन्न, फ, ब। ठीक है, फ, ब, भ, म, य, र, राजा, ल, व, ब का यहाँ बेल आ गया, बेल के बाद ब, भ, म। ठीक है, बेल।
य र ल व श श ह ड़ क्ष न अग्नि, जो भी व्यंजन है उस व्यंजन को लेकर आपको ये पूरा व्यंजन देखना है, और व्यंजन के साथ ये सारे जो शब्द है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आपको पहला किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, ठीक है, फसल और राजा। ठीक है, लास्ट में बेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शब्दकोश के क्रम में है वो हो गए हैं। ठीक है, योग्यता हमको कुछ नहीं करना है। पुनरावर्तन आपको आगे से वर्कबुक में से देखकर लिखना है पुनरावर्तन। ठीक है, आगे वर्कबुक में जितनी भी एक्सरसाइज मिलती है वो आपको उनको पुनरावर्तन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इस लेसन को समाप्त करता हूँ। सबको पता चल गया, जो भी पता ना चला वो दोबारा एक बार पूरी कहानी पढ़ जाए और शब्दार्थ को पढ़ ले, तो पूरी तरह से उसे पता चल जाएगा। ठीक है।